नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल ग्लोबल कंसल्टेंट में। और मैं हूं आपके सामने अरुणेश ठाकुर। आज का जो हमारा विषय रहेगा इस वीडियो में वो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में स्टूडेंट आफ्टर +2 क्या करें। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ने के बाद एमबीबीएस फील्ड में जाए, बीएमएस फील्ड में जाए या अदर किसी और फील्ड में जाए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और उससे पहले आप सभी लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो जो है पहुंचाई जा सके और उनको जो है जानकारी मिल सके। जैसा कि सभी के मन में ये डाउट रहता है कि जब भी वो स्टूडेंट +2 पास आउट करे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, तो उसके बाद बच्चे को क्या करना चाहिए, उसके बाद आगे का फ्यूचर कैसे डिसाइड करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस बारे में डिटेल में बताऊंगा। कोई भी स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से +2 पास आउट करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो है 50% में पास आउट करना बहुत ही ज़रूरी है अगर वह आगे का फ्यूचर डिसाइड करना चाहता है। उसके बाद आता है आपका कि +2 करने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में सब में 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, चाहे वो फिजिक्स का एग्ज़ाम है, चाहे वो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, चाहे वो बायोलॉजी का एग्ज़ाम है। कई स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि अगर उनकी टोटल परसेंटेज 50% है तब भी वो किसी भी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, चाहे वो अब्रॉड की एडमिशन हो, चाहे वो इंडिया के लिए एडमिशन हो। लेकिन ऐसा नहीं है, इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में तीनों सब्जेक्ट में कंबाइन आपकी 50% तो होनी ही चाहिए, बल्कि हर एक सब्जेक्ट में भी आपका 50% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए। तो ये आपको लेना अति आवश्यक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पास आउट स्टूडेंट के लिए एक ऑप्शन जो होती है वो होती है नीट। आपको हर एक प्रक्रिया का पता होता है कि किसी भी स्ट्रीम से पढ़ने के बाद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाता है, जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से ही बच्चा आगे का फ्यूचर अपना डिसाइड करता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो स्ट्रीम के बच्चों के लिए होता है नीट का एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जिसको कहा जाता है। नीट के एग्ज़ाम के बाद बच्चा जो है एमबीबीएस में, बीएमएस में और अदर मेडिकल फील्ड में अपनी जो है एडमिशन की प्रक्रिया आगे की पूरी कर सकता है। तो नीट का क्या प्रोसीजर रहता है मैं आपको बताता हूँ। नीट का जो एग्ज़ाम जब भी बच्चा +2 में होता है, नवंबर से इसकी प्रक्रिया शुरू होती है और ये जाके एग्ज़ाम मई महीने में कंप्लीट होता है। मई महीने में इसकी जो डेट होती है वो आती है, जैसे कि मई मंथ का जो भी फर्स्ट सैटरडे संडे आता है उस संडे को बच्चे का जो है नीट का एग्ज़ाम होता है। अब मैं आपको इसमें डिटेल में बताता हूँ कि जो नीट है, नीट में क्या क्राइटेरिया होता है, किस प्रकार से बच्चा एलिजिबिलिटी उसमें ले सकता है और किस प्रकार से इस एग्ज़ाम की जो है वो प्रक्रिया रहती है और कितने बच्चे हर साल जो है नीट का एग्ज़ाम देते हैं। जैसे कि आपको पता है, नवंबर में आपने एग्ज़ाम की प्रक्रिया शुरू की, आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपका मई महीने में एग्ज़ाम हुआ। मई महीने में एग्ज़ाम होने के बाद आफ्टर 1 मंथ इसका रिजल्ट आता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब नीट का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद वो एमबीबीएस या बीएमएस या मेडिकल की किसी भी फील्ड में जा सकता है। हर एक वर्ष इस एग्ज़ाम के लिए इंडिया से 15 लाख से 16 लाख बच्चे जो है वो एग्ज़ाम भरते हैं। इसमें एनआरआई स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आफ्टर +2 नीट के एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रक्रिया पूरी करते हैं। उसमें से जैसे कि हम आंकड़े माने तो इस साल 2020 में 15 से 16 लाख के बीच में बच्चों ने जो है वो नीट के एग्ज़ाम की प्रक्रिया पूरी की थी, जिसके बाद 13 लाख समथिंग बच्चे जो है वो नीट के एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हुए थे, बैठे थे। नीट के एग्ज़ाम के लिए जो एज लिमिट होती है, बच्चा कोई भी स्टूडेंट 17 साल कंप्लीट हुआ होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज होती है वो 25 ईयर्स होती है। इसमें जो इस दौरान बीच में जो है बच्चा वो नीट का एग्ज़ाम दे सकता है। जनरल कैटेगरी के लिए 25 ईयर्स होती है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स होती है, मतलब कि 30 ईयर्स की एज तक रिजर्व कैटेगरी का बच्चा जो है वो एग्ज़ाम दे सकता है। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि नीट के एग्ज़ाम के लिए कई स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट होता है कि इसमें कोई अटैम्प्ट लिमिट है कि नहीं, आपको बताना चाहूँगा इसमें कोई अटैम्प्ट लिमिट नहीं है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप मैनी टाइम्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि जो नीट बच्चे
जो नीट का स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद उसमें 2 टाइप्स की रेशो रहती है। एक होता है कट ऑफ रेशो। कट ऑफ रेशो के अकॉर्डिंग ही आप जो है इंडियन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। और एक होता है पासिंग मार्क। पासिंग मार्क क्या होता है? पासिंग मार्क वो मार्क्स है जिसके होने से आप जो है काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं, जिसके होने से आप आउट ऑफ इंडिया एडमिशन ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि बीएमएस या बीएचएमएस वगैरह के लिए आपको जो है नीट की ज़रूरत होती है, नहीं होती है। जी होती है। अगर आप बीएमएस में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप नीट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो पासिंग मार्क्स होता है और कट ऑफ होती है, वो हर एक साल के पासिंग मार्क्स की जो डिटेल होती है वो हर एक साल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है। और दूसरा, इसके अलावा जो आपके कट ऑफ होती है, और कट ऑफ वो स्टूडेंट किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, कैसे एग्ज़ाम देते हैं, उसके आधार पर निर्धारित होती है। अब जो बात आती है स्टूडेंट के पास आउट होने के बाद, पासिंग मार्क्स लेने के बाद, अब बात आती है काउंसलिंग की। तो इंडियन पैटर्न के अकॉर्डिंग 3 काउंसलिंग जो है वो कंडक्ट की जाती हैं। उसमें जनरल जो काउंसलिंग होती है वो भी होती है और मॉप अप राउंड भी होता है। इसमें हर एक टाइप के स्टूडेंट्स के लिए जो काउंसलिंग में हर एक इंडिया लेवल पे या जो है आपका स्टेट लेवल पे कॉलेजेस जो है काउंसलिंग में डिसाइड किए जाते हैं, जिसमें बच्चा एडमिशन लेता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंडिया में एमबीबीएस और वीडीएस की जो है अब सीट्स हमारे पास कितनी अवेलेबल हैं। इंडिया में जो कॉलेजेस हैं 532 कॉलेजेस इंडिया में अवेलेबल हैं, जिसमें कि 76,000 समथिंग जो सीटें हैं वो इंडिया में एमबीबीएस की सीट्स हैं। इसके बाद आती है बीडीएस की सीट। इंडिया में जो बीडीएस के कॉलेज हैं 313 कॉलेजेस हैं, जिसमें कि 26,000 के समथिंग जो है वो बीडीएस की सीट्स हैं, जो आपकी मैनेजमेंट कोटा के माध्यम से और आपका काउंसलिंग के माध्यम से जिन सीटों को भरा जाता है। इसके बाद बीएमएस, बीएचएमएस और अदर जो भी कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज के लिए 52,000 समथिंग जो है सीट्स इंडिया में अवेलेबल है, जिनमें बच्चे जो हैं नीट के बाद एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा अदर कोर्सेज आप जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया, बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, या किसी प्रकार के कोर्सेज में भी बच्चा हर एक अदर प्राइवेट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आराम से एडमिशन ले सकता है। वेटनरी वगैरह के लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है और आपका जो है बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह के लिए अलग से एग्जाम होता है। तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें बच्चा आगे के एडमिशन की प्रक्रिया को कर सकता है। अब स्टूडेंट्स के मन में और पेरेंट्स के मन में एक डाउट होता है कि सीटों का चयन किस प्रकार से होता है। जो कोटा होता है नीट पास आउट करने के बाद बच्चों के लिए, वो किस प्रकार से डिसाइड होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि स्टेट कोटा होता है 85%, जिसमें आपका रिजर्व कोटा, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारे जो विकलांग कोटा होता है, ये सारे कोटाज 85% मिला के स्टेट कोटा होता है। उसके बाद आता है 15% जो है वो ऑल इंडिया कोटा होता है। ऑल इंडिया कोटा में एनआरआई स्टूडेंट्स, ये मतलब सारे जो है वो इंक्लूड रहते हैं, लेकिन इसमें यूनियन टेरिटरीज का और जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख, ये एरियाज के स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा में इंक्लूड नहीं है। इसके बाद साथ ही में एक जो चीज़ है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो गर्ल्स के लिए लेके आए हैं। पहले तो गर्ल्स के लिए 20% जो कोटा है वो ऑल इंडिया लेवल पे और आपका स्टेट कोटे में भी अवेलेबल होता है। और इसके साथ में जो वो योजना लेके आए हैं वो कन्या के लिए सुकन्या समृद्धि योजना है, जिस योजना के अंडर गर्ल्स जो भी होती हैं वो एजुकेशन लोन ले सकते हैं और जिसका इंटरेस्ट रेट 7.6% होता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे हर एक बच्चा जो है वो कम इंटरेस्ट परसेंटेज में बच्चा पढ़ सकता है। इसके उपरांत आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चा इंडिया में एमबीबीएस में मान लीजिए सरकारी कॉलेजेस से करना चाहता है, नहीं सिलेक्शन हो पाती है किसी कारणवश मेहनत करने के बाद भी, वो बच्चा एब्रॉड जा सकता है, वो स्टूडेंट एब्रॉड में एडमिशन ले सकता है। इसमें काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इंडिया से बाहर एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं। इसमें जो बेसिकली जो चीज़ है वो क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफाई मार्क्स होते हैं वो बच्चे के पास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट क्वालिफाई, अगर वो नीट में क्वालिफाई नहीं किया होता है तो उसका एडमिशन इंडिया से बाहर भी होना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़, इसके अलावा आप जो एडमिशन कहाँ कहाँ ले सकते हैं, आप रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, फिलीपींस, चाइना, आर्मेनिया, बेलारूस,
हर एक जो कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। कम बजट के कॉलेजेस में भी ले सकते हैं, अच्छे से अच्छे बजट के कॉलेजेस में भी ले सकते हैं, और मैक्सिमम बजट के कॉलेज में भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है पेरेंट्स की पॉकेट्स पे कि वो किस लेवल के कॉलेज में या किस बजट के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। आज मैंने आपको बताया इंडिया में एडमिशन्स का प्रोसीजर नीट के लिए, नीट के बाद एमबीबीएस के लिए, अदर कोर्सेज के लिए। अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि एमबीबीएस आउट ऑफ इंडिया करने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, कहाँ कहाँ के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, कितना आपका पैकेज रहता है, इंडिया के पैकेज में और वहाँ के पैकेज में क्या फ़र्क है, और कितना टाइम आपको जाने में लगता है। तो इसके लिए आप देखना ना भूलें हमारा चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें ताकि हर एक प्रकार की जानकारी आपको मिल सके। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।